Yes, beta. So up now we are going to start chapter number 23, Introduction to Consolidated Financial Statements. इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज बोलूंगा कि थ्री चैप्टर्स हैं हमारे, चैप्टर नंबर 23, 24 एंड 25। चैप्टर नंबर 23, 24 एंड 25, इन थ्री चैप्टर्स को अच्छे से नहीं, बहुत अच्छे से आप परफेक्शन के साथ में इन चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। मतलब मैं एक तरह से कह सकता हूँ, हमने अभी तक का जो चैप्टर्स पढ़े हैं वो सारे एक तरफ है और ये थ्री चैप्टर्स एक तरफ है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आप, क्योंकि जब कॉर्पोरेट में वर्किंग करते हैं तो आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कहूंगा मैं ये थ्री चैप्टर्स को। कोशिश करिएगा क्लास कोई भी स्किप नहीं हो, क्योंकि ये चैप्टर्स कहीं ना कहीं कनेक्शन बना करके बैठे हुए हैं। हर टॉपिक एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आपका कोई भी क्लास स्किप होती है तो वो बीच में आपको बार बार में वो पॉइंट हिट करेगा। तो ये हमारा एटलीस्ट 10 डेज के लगभग का ये तीनों चैप्टर्स का कॉम्बो चलेगा। तो इन चैप्टर्स में कभी भी कोई क्लास को स्किप ना करें और उस चीज को समझे, साथ के साथ में क्लास को कवर अप भी करते जाइए। क्योंकि आप जब रियल लाइफ में वर्किंग करते हैं बेटा, तो कंपनीज बड़ी कंपनीज होती है, बड़ी कंपनीज के बहुत सारी अंदर की ब्रांचेस होती है, तो वहां पर आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने इसेंशियल होते हैं। ये थ्री चैप्टर्स का कॉम्बो है, मैं फिर बोल रहा हूँ, चैप्टर नंबर 23, 24 और 25 तीनों कंसोलिडेशन का ही पार्ट है। तो वो हम वन बाय वन चैप्टर्स रीड आउट करते हुए चलेंगे। ये चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपके आगे की स्टेजेस पर, आप फर्दर स्टेज पर जाएंगे तो वहां पर भी आपको वापस से रीड आउट करने होंगे। तो अभी आपका कंसेप्ट अगर क्लियर होते हैं तो आगे प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। क्या होता है कंसोलिडेशन इस चैप्टर के अंदर, मैं पहले थोड़ी बहुत थ्योरी लिखवाऊंगा, फिर उसके बाद में हम इसका अ, उसको वहां से कवर अप करना स्टार्ट करेंगे। तो हम बात करें बेटा कंसोलिडेशन के अंदर क्या दिया है हमारा। मैं एक सिंपल सी बात करूं, मान लो एक्स वाई जेड लिमिटेड है, उनके अंडर में दो कंपनीज काम करती हैं। एक्स वाई जेड के अंडर में दो कंपनी वर्क करती हैं, एक तो एबीसी लिमिटेड एंड द सेकंड वन इज पीक्यूआर लिमिटेड। मेन कौन है? एक्स वाई जेड, उनके अंडर में दिस टू कंपनीज आर वर्किंग, एबीसी लिमिटेड एंड पीक्यूआर लिमिटेड। तो ये जो एक्स वाई जेड कंपनी है, इसको हम क्या कहेंगे बेटा? पेरेंट कंपनी। ये इसको हम एक और बोलते हैं होल्डिंग कंपनी। जो कंपनी पेरेंट होती है, जो होल्ड करती है। और सर इन कंपनीज को क्या कहा जाता है? सब्सिडियरी। क्या कहा जाता है? सब्सिडियरी कंपनी। सर नहीं आई बात समझ में? एक रियल एग्जांपल लेते हैं। आप सब लोगों ने टाटा ग्रुप का नाम सुना हुआ है बेटा? कोई ऐसा है जिसने नाम नहीं सुना है टाटा ग्रुप का? सबने सुना हुआ है, लिसन है सबको सर जान। आपकी थोड़ी सी वॉइस ब्रेक हो रही है। मैं ये बोल रहा हूँ कि सबने टाटा ग्रुप का नेम सुना हुआ है बेटा? सब जानते हैं यस टाटा। सर। हम अगर बात करें टाटा ग्रुप के अंडर में बहुत सारे वर्किंग्स होते हैं क्या बेटा? इनके बिजनेस, मल्टीपल बिजनेस है, लाइक टाटा सॉल्ट आता है बेटा। फिर हम बात करें टाटा स्टील। फिर हम बात करें टाटा के क्रोमा स्टोर्स चलते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में। फिर हम बात करें टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ताज ग्रुप, इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ टाटा। ट्राइडेंट ग्रुप। ट्राइडेंट ग्रुप भी आई थिंक, शायद ट्राइडेंट ग्रुप का मुझे एक आइडिया नहीं है, ट्राइडेंट ग्रुप का हम रहने देते हैं अभी। टाटा टी, वो आती है इसकी। इसके हम बात करें, पल्सेस आते हैं इसके समर्पण के नाम से। स्पाइसेस आते हैं, मसाले आते हैं। टाटा के स्कूल्स चलते हैं, हॉस्पिटल्स हैं, जूडियो स्टोर है पूरा ऑल ओवर इंडिया में।
इसके अलावा हम बात करें, मोबाइल फोन कंपनीज हैं। मोबाइल फोन का अब कम कर दिया है, पहले आप लोगों ने नाम सुना हो, डोकोमो, इस टाटा डोकोमो चलता था। इसके अलावा वेस्ट साइड एक अच्छे प्रोडक्ट्स आते हैं, ये गारमेंट्स वगैरह से रिलेटेड वर्किंग करता है। जगुआर, लग्जरी सेगमेंट, ऑटोमोबाइल में नॉर्मल गाड़ियां आती हैं इनकी। लैंड रोवर, रेंज रोवर, इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ टाटा ग्रुप। सर ये इतने सारे बिजनेस हैं, ये तो मैंने कुछ एग्जांपल्स बताए हैं जो मुझे नाम याद आए। और मेरे ख्याल से हर बिजनेस में अपना एक ब्रांड सेटअप करके बैठे हैं क्या बेटा? आप किसी भी बिजनेस को उठा करके देखें, हर बिजनेस में इन्होंने एक वेल नोन अपना ब्रांड बना रखा है। जब इतने सारे वर्किंग्स हैं तो सर ईयर के एंड में हर चीज की उन्होंने एक कंपनी क्रिएट किया हुआ है। ईयर के एंड में उनको क्या करना होता है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना होता है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसके? सर ताज ग्रुप का नहीं, टाटा ग्रुप का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम कहते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इज इट क्लियर? जब आप इन सब के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मर्ज कर देते हैं, क्लब करके शो करते हैं, तो उसको हम कहते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। व्हेन ऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मर्ज, जब आप उसको मर्ज कर देते हैं तो फिर हम उसको क्या कहते हैं, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हम इस चैप्टर में क्या डील करने वाले हैं, समझ में आ गई बात बेटा? यस जब सर। बड़ी कॉरपोरेट्स होती है और उनकी बहुत सारी अगर अंडर की कंपनीज होती हैं, उनकी बहुत सारी सब्सिडियरीज होती हैं, तो वहां पर उनको वर्किंग कैसे करना है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाने हैं, वो चीज हमारा इस चैप्टर के अंदर आता है, इस टॉपिक के अंदर आता है। तो हम सबसे पहला टॉपिक अगर हम बात करें हमारा इसके अंदर, हमारा फर्स्ट टॉपिक दिया है मीनिंग ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मीनिंग क्या होता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का? तो व्हेन वन कंपनी होल्ड्स कंट्रोलिंग इंटरेस्ट और सब्सटेंशियल इंटरेस्ट जब एक कंपनी का दूसरी कंपनी के पास में कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, ये सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मतलब एक इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट अगर होता है ओवर अनदर कंपनी, एक कंपनी का दूसरी कंपनी के पास में अगर इंटरेस्ट होता है, देन ऑर्गेनाइजेशन हैज टू प्रिपेयर consolidated financial statements of holding company and subsidiary company।
होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी के फिर हमें क्या करने पड़ते हैं? जब अगर एक कंपनी का दूसरी कंपनी के ऊपर अगर कंट्रोल होता है तो फिर हमें क्या करने होते हैं? वहां पर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने होते हैं। फिर हम आगे बात करें सर, जब हमें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने होते हैं तो उसमें अलग अलग तरह के हमारे इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट्स हमारे तीन तरह के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं सर, कौन कौन से? फर्स्ट वन इज सब्सिडियरी। जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करती है तो वो थ्री टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज सब्सिडियरी, सेकंड वन इज एसोसिएट, एंड थर्ड वन इज ट्रेड इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट वन इज सब्सिडियरी, एसोसिएट एंड ट्रेड इन्वेस्टमेंट। सर क्या होता है, हम वन बाय वन पढ़ते हैं। फर्स्ट मैं बता रहा हूं सब्सिडियरी। एक्चुअली जो थ्री चैप्टर्स दिए हैं बेटा, इन चैप्टर्स के अंदर थ्योरी पार्ट भी है, काफी सारा थ्योरी भी है। तो थ्योरी मुझे समझाना पड़ेगा। मैं अगर डायरेक्टली अभी बुक से समझाने बैठूंगा तो आपको ऊपर से जाएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। लैंग्वेज थोड़ी सी टेक्निकल लैंग्वेज है, प्लस आप लोग फर्स्ट टाइम इस चैप्टर को डील कर रहे हैं तो थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं उसको सिंपल लैंग्वेज में लिखवा रहा हूँ, फिर हम उसको पूरा एक्सप्लेन भी करते चल रहे हैं साथ में। सब्सिडियरी का मतलब क्या होता है? इफ organization has control more than 50% over another company। जब आपकी अगर एक ऑर्गेनाइजेशन का दूसरी ऑर्गेनाइजेशन पर अगर 50% से ज्यादा अगर कंट्रोल है, और mention if any other point in different situation। वैसे तो नॉर्मली अगर एक ऑर्गेनाइजेशन का दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अगर 50% से ज्यादा अगर कंट्रोल होता है, देन इट इज सेड, तो फिर वहां पर कहा जाता है दैट वन कंपनी हैज कंट्रोल ओवर अनदर कंपनी। तो एक कंपनी का दूसरी कंपनी पर क्या है? कंट्रोल है, हम ये मानते हैं। जब अगर एक ऑर्गेनाइजेशन का दूसरी कंपनी के में 50% से ज्यादा अगर आपकी होल्डिंग है, कंट्रोलिंग है, तो वो दूसरी कंपनी के ऊपर आपकी क्या मानी जाती है? सब्सिडियरी मानी जाती है सर। और मेंशन अगर कोई और कोई कंडीशन है, भाई कुछ सिचुएशंस में 50% से अगर कम है होल्डिंग तो भी हम आपको सब्सिडियरी मानेंगे। वो कंडीशंस वगैरह क्या क्या है वो भी हम आगे रीड आउट करते हैं। और जब आपकी अगर सब्सिडियरी अगर होती है तो इन दिस केस कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विल बी प्रिपेयर्ड। वहां पर हम क्या करते हैं? फिर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। यहां तक की बात क्लियर? सब्सिडियरी का मीनिंग क्लियर है क्या बेटा? सर वो ब्रैकेट क्या है, वो एक बार एक्सप्लेन करा दीजिए। हाँ, वो अभी मैं बताता हूँ, उसका अभी मैं कंडीशन बता रहा हूँ। भाई नॉर्मली तो हम क्या करते हैं, अगर एक कंपनी का दूसरी कंपनी पर अगर 50%
मिनिमम अगर कंट्रोल है, मान लो आपकी कंपनी की बेटा टोटल शेयर कैपिटल है 100 करोड़ रुपीज, और उस 100 करोड़ रुपीज में से 50% से ज्यादा अगर होल्डिंग मेरे पास है, तो ऑब्वियसली आपकी कंपनी मेरी क्या कहलाएगी? सब्सिडियरी कहलाएगी। पहली कंडीशन। कुछ कंडीशंस में 50% से बिलो है, लेकिन तब भी वो आपकी कंपनी मेरी सब्सिडियरी कहला सकती है। क्या क्या कंडीशन है वो अभी मैं बता रहा हूँ, वो अभी मैं कंडीशंस बता रहा हूँ वो और क्या क्या है। जब आपका सब्सिडियरी अगर होती है तो आपको उस सिचुएशन में क्या बनाने होते हैं? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने होते हैं। क्लियर पॉइंट यहाँ तक? यस सर। फिर आगे चले हम। इफ कंट्रोल या इफ देयर इज होल्डिंग less than 50%, but if it fulfill any one below condition, then also it will be known as subsidiary. अगर आपका 50% से अगर कम होल्डिंग है, बट अगर आपकी कुछ कंडीशंस है, अगर वो कंडीशंस आप अगर फुलफिल कर देते हैं, तो भी हम आपको क्या मानेंगे? सब्सिडियरी माना जाएगा। सर वो कंडीशंस क्या क्या है वो मैं बताता हूँ। कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन, पार टू अपॉइंट, ये डायरेक्ट कर देता हूँ, पार टू डायरेक्ट रेलिवेंट एक्टिविटीज। फर्स्ट कंडीशन क्या है? पावर टू डायरेक्ट रेलिवेंट एक्टिविटीज। रेलिवेंट एक्टिविटीज मतलब आपकी जो भी आपके पास में काम होगा, भाई आप क्या गुड्स खरीदेंगे, क्या गुड्स परचेज करेंगे, किस रेट पर परचेज करेंगे, किस रेट पर सेल करेंगे, ये सारे डिसीजन मैं लूंगा, आप नहीं लेंगे। आपके बिजनेस में जितने डायरेक्टर्स हैं, मान लो 5 डायरेक्टर्स में से 4 डायरेक्टर मेरे बैठे हुए हैं। आपके बिजनेस में 5 डायरेक्टर्स है, उसमें से 4 डायरेक्टर मेरे बैठे हैं, तो अल्टीमेटली कंट्रोल तो मेरा ही चलेगा, नहीं चलेगा? मैं जैसे नाचना चाहूंगा वैसे वो नाचेगा नहीं नाचेगा बेटा? कंट्रोल तो क्योंकि पीछे मैं बैठा हूँ, आपकी नहीं चल पाएगी। गेटिंग माई पॉइंट? आपकी कंपनी में अपॉइंट करना है की मैनेजर पर्सन, इंपॉर्टेंट पर्सन को अपॉइंट करना है, वो सारी पावर में रखता हूँ। तो एक तरह से क्या, पावर टू डायरेक्ट रेलिवेंट एक्टिविटीज। अभी हम एक एक पॉइंट को बहुत डिटेल में रीड आउट करेंगे, मैं अभी एक बार ट्रक समझा रहा हूँ। वो रेलिवेंट एक्टिविटीज किसी भी तरह की अगर आप पावर रखते हैं, आपके पास में राइट है टू अपॉइंट और रिमूव KMP, की मैनेजरल पर्सन। की मैनेजरल पर्सन जो इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं कंपनी के, डायरेक्टर्स वगैरह को आप किसी को भी हटा सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, कंपनी सेक्रेटरीज को, जो कंपनी के इंपॉर्टेंट पर्सन हैं, आप अगर इनको हटा सकते हैं, लगा सकते हैं, आपके पास अथॉरिटी है। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपॉइंट कर सकते हैं फॉर एक्टिविटीज। क्या गुड सेल करना है, सेल क्या करना है हमें, सेलिंग क्या करनी है, परचेजिंग क्या करनी है, ये सब कुछ आप अगर डिजाइन करते हैं, आप डिसाइड करते हैं, तो वो चीज फिर हमारी क्या कहलाती है? पार्ट टू डायरेक्ट रेलिवेंट एक्टिविटीज। मतलब कि आपकी कंपनी मेरी सब्सिडियरी ही कहलाएगी अगर ये डिसीजंस मैं लेता हूँ तो। फर्स्ट पॉइंट क्लियर? फर्स्ट पॉइंट क्लियर बेटा? एंड सेकंड पॉइंट दिया, एक्सपोजर और राइट टू वेरिएबल रिटर्न।
सर ये वेरिएबल रिटर्न्स क्या होते हैं? भाई आपको रेम्यूनरेशन वगैरह देना है, आपको रेम्यूनरेशन देना है फॉर सर्विसिंग। कोई भी सर्विस दे रहा है तो उसकी रेम्यूनरेशन वगैरह कितने देने हैं ये आप डिसाइड करते हो। डिविडेंड देना है तो वो कितना देना है ये आप डिसाइड करते हो। इंटरेस्ट देना है तो वो कितना देना है ये आप डिसाइड कर रहे हो। तो मतलब कि आपका कहीं ना कहीं तो क्या है, कंपनी पर कंट्रोल है, तभी आप डिसीजन ले पा रहे हो। टैक्स में बेनिफिट्स लेने तो कैसे लेना है ये आप डिसाइड कर रहे हो। तो क्या एक नॉर्मल पर्सन डिसाइड कर सकता है क्या बेटा इस तरह के डिसीजंस? कंपनी के एक इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं नहीं होते ये? आज मैं चाहूं मैं रिलायंस कंपनी के अंदर डिसाइड कर लूं भाई डिविडेंड कितना दोगे, क्या मैं डिसाइड कर सकता हूं क्या? आई डोंट हैव। यस। तो जब अगर किसी के पास में इस तरह के अगर राइट्स हैं टू वेरिएबल रिटर्न्स, तो फिर उसको भी क्या माना जाता है, सब्सिडियरी माना जाएगा, और जिसके पास है वो पेरेंट कंपनी मानी जाएगी। या फिर थर्ड पॉइंट, आपके पास, आप डायरेक्टली नॉट इन्वॉल्व, आप डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है बट हैव करंट एबिलिटी, लेकिन आपके पास में करंट एबिलिटी है टू डायरेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ इन्वेस्टिंग। भाई आप डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, आप डायरेक्टली तो नहीं काम कर रहे हैं, बट इनडायरेक्टली वे में भी आपको उस कंपनी में कोई रोल नहीं है, बट तब भी आप हर चीज के लिए आपसे पूछा जाता है। आपने उस कंपनी के कोई शेयर्स वगैरह परचेज नहीं कर रखे हैं, आपके पास उस कंपनी की होल्डिंग नहीं है, बट इनडायरेक्टली वे में आप अगर कनेक्शन रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरा मेरा बिजनेस अलग है, मेरी वाइफ है, मेरी वाइफ का बिजनेस अलग है, और मेरा डायरेक्टली कनेक्शन नहीं है, उन्होंने अपनी कंपनी का वर्किंग कर रहे हैं, बट वो हर बात के लिए वो मुझे से कंसल्ट लेते हैं। कुछ भी अगर कंपनी में डिसीजन लेना है तो मैं डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली मैं उनकी कंपनीज के मैटर पे क्या करता हूँ, कंट्रोलिंग रखता हूँ। अभी हम हर पॉइंट के एग्जांपल्स पढ़ेंगे बेटा, तो वहां पर फिर अगर आपकी इन तीनों में से कोई भी कंडीशंस अगर फुलफिल होती है तो फिर हम उसको क्या मानते हैं, सब्सिडियरी माना जाता है। पॉइंट क्लियर? क्या क्या है? पावर टू डायरेक्ट रेलिवेंट एक्टिविटीज, रेलिवेंट एक्टिविटीज को अगर डायरेक्ट करने की आपके पास पावर है। राइट्स टू वेरिएबल रिटर्न, या आप वेरिएबल रिटर्न्स वगैरह को इफेक्ट डाल सकते हैं। और या फिर डायरेक्टली नॉट इन्वॉल्व, आप डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है बट हैव एबिलिटी टू डायरेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ द इन्वेस्टिंग इन इनडायरेक्टली मैनर। लेकिन आपके पास डायरेक्टली तो आप इन्वॉल्व नहीं है बट आपके पास एबिलिटी है, तो क्या आप बिजनेस के इन्वेस्ट मतलब जो कंपनी है उसकी एक्टिविटीज पर आप क्या कर सकते हैं, उनको डायरेक्शंस दे सकते हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो चीज हमारा क्या होगा, सब्सिडियरी कहलाती है। ये पॉइंट समझ में आ गया है क्या यहाँ तक का? यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है बेटा सभी को? यस सर। अब ये तो बात हुई है हमारी किसकी, सब्सिडियरी की। ये मेरा फर्स्ट पॉइंट था, सब्सिडियरी, उसका मेरा फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो गया। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट। हमारा सेकंड पॉइंट आता है इसी के बाद में, एसोसिएट। सेकंड इन्वेस्टमेंट होता है मेरा कौन सा, एसोसिएट। सर एसोसिएट क्या होता है? इफ ऑर्गेनाइजेशन has investment more than 20%। आपका अगर एक ऑर्गेनाइजेशन का दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्टमेंट है मोर देन 20%, बट
लेस देन 50%, लेकिन 50% से बिलो, 20% से ज्यादा बट 50% से बिलो अगर आपका इन्वेस्टमेंट है ओवर अनदर कंपनी, then that company will be known as associate। तो उस कंपनी को हम क्या कहेंगे बेटा, एसोसिएट कहते हैं। जब अगर एक कंपनी का दूसरी कंपनी में 20% से ज्यादा और 50% से बिलो अगर इन्वेस्टमेंट होता है तो उस कंपनी को हम कहते हैं एसोसिएट। और एसोसिएट के केस में, इन दिस केस, टू प्रिपेयर financial statements इक्विटी मेथड। सर अभी इक्विटी मेथड क्या होता है ये अभी हम आगे पढ़ेंगे, आप अभी सिर्फ यहाँ पर ये चीज याद रखें कि जब हम अगर एसोसिएट के केस में अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर हमें बनाने होते हैं तो वहां पर हम कौन सा मेथड फॉलो करते हैं, इक्विटी मेथड विल बी फॉलो। इन दिस केस financial statements will not be consolidate completely। उस सिचुएशन के अंदर जब आप एसोसिएट अगर होती है तो उस सिचुएशन के अंदर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसको कंप्लीटली कंसोलिडेट नहीं किया जाता है। रीजन, क्योंकि मेरे पास आपकी कंपनी का 50% से कम होल्डिंग है, तो मेरे पास मेजोरिटी शेयर होल्डर नहीं हूं मैं, मेरे पास कंट्रोलिंग पार्ट नहीं है, मेरे पास मेजोरिटी शेयर होल्डर नहीं हूँ, क्योंकि मेजोरिटी शेयर होल्डर कोई और है तो वो कंसोलिडेट करेगा, मैं तो क्या करूंगा, इक्विटी मेथड फॉलो करूंगा। इक्विटी मेथड में क्या होता है वो अभी हम आगे सीखेंगे। यहाँ पर आप ये याद रखें, इक्विटी मेथड फॉलो होता है आपका एसोसिएट के केस में। एंड कंपनी हैज significant influence, एक कंपनी का दूसरी कंपनी पर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है ओवर अनदर कंपनी। सर ये सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस की अगर हम बात करें, मींस पावर टू रिप्रेजेंट इन द फाइनेंशियल पॉलिसी और एनी अदर important matter of company फाइनेंशियल सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होगा, आप अपनी बात को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कह सकते हैं कंपनी की जब भी कोई पॉलिसीज वगैरह बनती हैं, कोई भी अगर इंपॉर्टेंट मैटर तो आप अपनी बात कह सकते हैं, बट नॉट हैविंग कंट्रोल, लेकिन कंट्रोल नहीं है आपके पास। एंड इट इज नॉट नेसेसरी
और जरूरी नहीं तो कि जो इंस्ट्रक्शंस हैं ऑफ एसोसिएट विल बी फॉलोड इन द सेम मैनर। तो कि हम सेम मैनर में आपकी बात को फॉलो करें ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। हमारी इच्छा हुई तो हमने किया, नहीं आप अपनी बात कह सकते हो, अगर आप एसोसिएट हैं तो बात रख सकते हो। आपको पॉइंट अपना रखने का अथॉरिटी है, माने या ना माने वो हमारा बात है, आपके पास अथॉरिटी नहीं है उस चीज का। इज इट क्लियर? तो ये चीज हमारा कहलाता है एसोसिएट, जब आपके पास में अगर इन्वेस्टमेंट 20% से अबव और 50% से अगर बिलो होता है तो। क्लियर पॉइंट यहां तक का बेटा? यहां तक का पॉइंट क्लियर है सभी को? यस सर। यहां तक का आज आप कंप्लीट करें इसका। मैंने दो टॉपिक समझा दिए हैं, सब्सिडियरी और एसोसिएट। इसकी जो थ्योरी पार्ट लिखा है इसको आप एक बार नोट डाउन कर लेना कॉपी के अंदर, और इसको हम बाकी का कल हम इसको आगे का स्टार्ट करते हैं, ताकि ये चीज हमारा कवर अप हो जाएगा। ठीक है बेटा? चलिए बाकी का हम कल करते हैं सेम टाइम पे। ओके बेटा, थैंक यू एवरीवन।